हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, श्रीलंका का अनुपात दिया है द्वीप से, तो भारत का अनुपात हमें बताना है। यानी कि श्रीलंका का संबंध किससे है दोस्तों? द्वीप से। तो भारत का किससे हो जाएगा? एशिया महासागर, प्रायद्वीप या फिर पठार। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। तो भारत क्या है दोस्तों? भारत एक दोस्तों प्रायद्वीप है। क्या है दोस्तों यहाँ पे? प्रायद्वीप। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज्योग्राफी भी बता दे रहा हूँ। देखिए, श्रीलंका का मतलब दोस्तों क्या हो गया? देखिए, श्रीलंका जो मान लीजिए ये है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ दोस्तों क्या है? पानी। तो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ जो हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और प्रायद्वीप किससे कहते हैं? देखिए, भारत का हिस्सा दोस्तों ऐसे त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर साइड में दोस्तों क्या है? जमीन है। मतलब कि तीन तरफ से घिरी हुई आकृति भारत का नक्शा है। तो भारत दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय देश। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है, किसी विशेष कोड भाषा में रेन को 4678 लिखा जाता है और वेट को यानी कि WET को 135 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंटर को कैसे लिखा जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है? रेन, ध्यान दीजिएगा, R है, A है, I है और उसके बाद दोस्तों N है। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है? यानी कि 46, ध्यान दीजिएगा 46 और दोस्तों क्या है? 78 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वेट यानी कि WET। तो WET को क्या लिखा गया है? यानी कि W है, E है और दोस्तों क्या है? T। तो इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है 135 लिखा गया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे इंटर को। ठीक है, तो इंटर में क्या क्या है? देखिए, E है, ठीक है, उसके बाद क्या है? N है, उसके बाद क्या है? T है, उसके बाद E है और उसके बाद दोस्तों R है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे E है, तो यानी कि रेन में देखिए E है, नहीं है। यहाँ पे WET में E है, आप कहोगे बिल्कुल, कहाँ पे है? ये रहा। तो E के सामने कौन सी संख्या लिखी गई है? तो E का कोड वही हो जाएगा। तो E के सामने दोस्तों 3 लिखा गया है, यानी E के लिए कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है? N है, तो यानी रेन में देखिए N है, आप कहोगे बिल्कुल है, कहाँ पे है? यहाँ पे। तो N के सामने कौन सी संख्या है? 8। तो यानी N के लिए कौन सा कोड हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए T है दोस्तों, रेन में क्या T है? नहीं है। WET में T है, बिल्कुल है। तो T के सामने कौन सी संख्या लिखी गई है? 5, यानी कि T के लिए कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। E के लिए कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पहले में ही हम लोगों ने चेक किया हुआ है। R का कोड क्या हो जाएगा? देखिए, R में दोस्तों रेन है, मतलब रेन में क्या R है? आप कहोगे बिल्कुल है। तो R के लिए क्या कोड है? यानी R के सामने कौन सी संख्या लिखी गई है? आप कहोगे 4। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों? 38,534, यानी कि 38,534 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है? ABCD, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से दोस्तों क्या हो जाएगा? एक अलग होगा, बाकी 3 क्या होंगे? एक जैसे होंगे। यानी असंगत को हमें बताना है, यानी कि विषम को। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे दोस्तों B है और D है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब कि ABCD में B कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। D कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 2 से 4 यानी कितने का अंतर है? आप कहोगे +2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, C है और E है। C कितने नंबर पे आता है? आप कहोगे 3 नंबर पे। और 5 कितने नंबर पे आता है? सॉरी, E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? आप कहोगे यहाँ पे ऐड हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है +2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, E और G,
ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आप कहोगे ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस यानी अंतर है, यानी कि +2 का। आगे चलिए, यहाँ पे दोस्तों एम है, एम कितने नंबर पे 13, एन कितने नंबर पे 14, तो यहाँ पे अंतर कितने का है दोस्तों, +1 का। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले वाले में 2 का अंतर है, दूसरे वाले में 2 का अंतर है, ठीक है, तीसरे वाले में भी 2 का अंतर है, और डी वाले में दोस्तों क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक का ही अंतर है, यानी कि 13 से सिर्फ और सिर्फ 14 हुआ है। तो यानी सबसे असंगत कौन सा हो जाएगा, एम और एन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से भिन्न को चुनें। यहाँ भी दोस्तों क्या है, एक असंगत आकृति है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे भिन्न है, मतलब कि अलग है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आकृति नंबर ए, आकृति नंबर बी, आकृति नंबर सी और आकृति नंबर डी। ध्यान से देखिए, पहले वाले में दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज है, दूसरे वाले में दोस्तों क्या है, एक सर्कल है यानी वृत्त है, डी वाले में देखिए एक चौकोर आकृति बनाई गई है, सी वाले में दोस्तों क्या है, एक ऐसे ही लाइन खींची गई है जो कि 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए भुजाओं के माध्यम से तो यहाँ पे 3 है, वृत्त में तो कोई भुजा ही नहीं है, ठीक है, यानी भुजाओं से काम नहीं होगा। तो कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज दोस्तों पूरा पूरा बनाया गया है, बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, आप कहोगे बिल्कुल बनाया गया है। वृत्त पूरा पूरा बनाया गया है, ये चौकोर आकृति भी क्या है, पूरी पूरी बनाई गई है, मतलब कि हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, तीनों भुजाएं बंद हैं। सर्कल में क्या है, पूरा पूरा बंद, यानी कि बंद आकृति है। ये दोस्तों देखिए चौकोर वाली आकृति ये भी बंद है, लेकिन दोस्तों जो सी वाली आकृति है ये क्या है, ये है खुली आकृति। क्या है, खुली आकृति, मतलब कि इधर से शुरू हुआ, मान लीजिए ऐसे ऐसे गया, ये बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी आकृति नंबर सी कौन सी हो जाएगी, ये विषम हो जाएगी या भिन्न हो जाएगी। तो आकृति नंबर सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आकृति नंबर सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, आकृति नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 3 है, उसके बाद दोस्तों 30 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद दोस्तों 3000 है, तो आगे क्या हो जाएगा, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है 3 3 3 और लास्ट में क्या है, जीरो की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो जीरो से भी सॉल्व कर सकते हैं या गुणा से भी। तो जीरो से देखिए, पहले वाले में जीरो नहीं है, ठीक है ना, दूसरे वाले में क्या है, 1 जीरो है, फिर उसके बाद 2 जीरो है, फिर लास्ट में क्या है 3 जीरो है, तो आगे क्या हो जाएगा, 4 जीरो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 जीरो वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब तरीके को भी देख लेते हैं। 3 से अगर दोस्तों हमें 30 पहुँचना है तो हमें क्या करना होगा, 10 का गुणा करना होगा। 30 से दोस्तों 300 पहुंचना होगा तो 10 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 300 से दोस्तों 3000 पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, 10 का गुणा करना होगा, तो आगे भी गुणा हो जाएगा। तो 3000 में दोस्तों 10 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30,000। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30,000। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। नीलू उत्तर दिशा में जाती है, ध्यान से देखिएगा, नीलू क्या करती है, उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब नीलू किस दिशा में जा रही है, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बताना है, दिशा को बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या समझेंगे, दिशाओं को ही समझ लेते हैं। मतलब कि जो मैप होता है, मैप में दोस्तों हमें क्या मालूम होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और दोस्तों बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये रही दोस्तों हमारी दिशाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। नीलू क्या कर रही है, उत्तर दिशा में जाती है। मान लीजिए दोस्तों ये है पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और किधर जाएगी, उत्तर की ओर। कितने किलोमीटर, किलोमीटर दिया नहीं गया, सिर्फ जा रही, ठीक है। तो मान लीजिए ये गई, ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर। फिर क्या करती है, दाएं मुड़ती है। तो आप बताइए, उत्तर की ओर आप जा रहे हो मैप में, तो दायां आपका पूरब होगा या पश्चिम होगा, तो उत्तर का दायां दोस्तों हो जाएगा
पूरब, कितना हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, तो यानी पूरब की ओर मुड़ गई। फिर क्या करती है, दोबारा से दाएं ओर मुड़ती है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से क्या करती है, दाएं ओर मुड़ती है। तो आप अगर पूरब की ओर जा रहे हो तो आपका दायां क्या होगा, उत्तर होगा या दक्षिण होगा, तो पूरब का दायां दोस्तों होता है दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण, तो इन दक्षिण की ओर आ गई, ठीक है, ये दक्षिण की ओर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करती है, और फिर बाएं मुड़ती है। तो यहाँ पे लॉजिक है दोस्तों, यानी कि आप अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो तो आपका दायां क्या हो जाएगा, बताइए, आपका दायां दोस्तों मतलब कि मैप वाले का बायां हो जाएगा, ठीक है, और दोस्तों आपका बायां मैप वाले का दायां हो जाएगा। मतलब बात यहाँ पे जब दक्षिण दिशा की होगी तो अपने हाथ का उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, बायां मूर्ति है ना, तो अपने हाथ का दायां घुमा दीजिए, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये बात तब की है दोस्तों जब कोई व्यक्ति यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, समझिएगा, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा। यहाँ पे बाएं मुड़ाना है, तो बात यहाँ पे दक्षिण दिशा नीचे की ओर है, तो आप अपने हाथ का दाएं मुड़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूरब हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीलू अब किस दिशा की ओर जा रही है, पूरब दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, एक है स्तनधारी, दूसरा है उभयचर, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे कछुआ। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा साइंस भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, स्तनधारी है, उभयचर है और कछुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उभयचर और कछुआ, तो दोस्तों कछुआ क्या होता है, उभयचर होता है, क्या होता है, उभयचर। यानी कि देखिए ध्यान से, ये कछुआ हो जाएगा और कछुआ के अंदर कौन हो जाएगा, सॉरी, कछुआ किसके अंदर हो जाएगा, उभयचर के अंदर हो जाएगा, और स्तनधारी अलग बन जाएगा। यानी हमारा इस तरीके का यहाँ पे वेन डायग्राम बनने वाला है, समझिएगा बात को, कछुए का वेन डायग्राम उभयचर के अंदर हो जाएगा और स्तनधारी अलग हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए ये है कछुआ, तो कछुआ दोस्तों क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी, तो यानी कि ये हो जाएगा उभयचर, और दोस्तों स्तनधारी अलग बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे दोस्तों 18 + 32 - 4 × 8 / 3 का मान बताना है। सबसे पहले चिन्हों को बदलेंगे। प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस का अर्थ दोस्तों है गुणा, तो यहाँ पे लग जाएगा गुणा। माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, तो माइनस का अर्थ दोस्तों है भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 18 × 32 / 4 - 8 + 3। यहाँ पे दोस्तों हम लोग नियम लगाएंगे बोर्ड मास का, यानी कि कोष्ठक का नियम। तो कोष्ठक के नियम सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, यानी छोटा मझला बड़ा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोष्ठक दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग वाले पद को हल करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों गुणा वाले को, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। तो हल कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है, गुणे 32 में भाग देंगे 4 से, तो 4 × 8 = 32, यानी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 8 हो गया, माइनस 8 + 3, 18 ठीक कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, -8 और +3, प्लस वाले को जोड़ेंगे 144 और +3 कितना हो जाएगा, 147, 147 - 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 139, कितना हो जाएगा, 139। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द का प्रयोग हुआ है लीप ईयर। तो सबसे पहले लीप ईयर को ही जान लेते हैं। देखिए लीप वर्ष किसे हम कहते हैं, बताइए। देखिए लीप वर्ष को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक वर्ष, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष बराबर कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन। कितने होते हैं, 366 दिन। और दोस्तों जब लीप ईयर होगा यानी अधिवर्ष होगा तो फरवरी क्या हो जाएगी, फरवरी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 29 दिनों की। नॉर्मल तो होगा 28 दिन, ठीक है। और दोस्तों अधिवर्ष कितने वर्षों बाद आता है, तो 4 वर्षों के अंतराल पर आता है, 4 वर्षों बाद यहाँ पे आता है।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद कर लीजिए या फिर समझ जाइएगा, ठीक है। 100 वर्षों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात कितने वर्षों की हुई है, 100 वर्षों की, ठीक है। तो 100 वर्षों में दोस्तों जो 24 साल है, ध्यान दीजिएगा, 100 वर्षों में दोस्तों जो 24 है वो लीप ईयर आएगा। क्या आएगा, लीप ईयर। कितना हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 76 क्या हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे यहाँ पे साधारण वर्ष। क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष, यानी कि नॉर्मल जो ईयर होंगे। साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होता है। तो इस प्रश्न में हमें लीप ईयर बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 100 वर्षों की अवधि में कुल कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24 यानी कि 24, ठीक है। इसमें जो है चलिए कोई बात नहीं, इसमें अगर हम लोग कैलेंडर चैप्टर को डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो मैं इसका आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि आखिर 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप, मतलब 24 लीप ईयर ही क्यों होते हैं। अगर आपको कैलेंडर चैप्टर में कोई भी परेशानी है तो कमेंट करेंगे, तो मैं उसका जो है डिटेल वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं, यानी अधिवर्ष होते हैं 24, और नॉर्मल पूछा जाए तो 76 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, कथन दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं जो कि निष्कर्ष हैं, यानी सिलॉक्स चैप्टर का प्रश्न है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से। देखिए वेन डायग्राम चैप्टर अलग है, लेकिन जो सिलॉक्स चैप्टर होता है यानी कि सिलोजिज्म चैप्टर होता है, उसके प्रश्नों को दोस्तों हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं। एक तो जो है हमारा 100-50 वाला मेथड होता है, लेकिन उस मेथड को अगर आप लोग पूरा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन वेन डायग्राम से आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, पहला वाला कथन देखिए, कुछ जिलों में नदियाँ हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ जिलों में दोस्तों क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है। कुछ इसमें मिस्टेक हो गया क्या, नहीं सही तो है, कुछ जिलों में नदियाँ हैं। कुछ जिलों में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ झीलों में नदियाँ हो सकता है। हाँ यहाँ पे जिलों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे झीलों होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये जिला नहीं है दोस्तों, ये है झील, ठीक है ना। क्या है, कुछ झीलों में नदियाँ हैं, ठीक है। कुछ झीलों में नदियाँ हैं, सभी झरने नदियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ झीलों में नदियाँ हैं, मतलब कि कुछ झीलें क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे नदी हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यह है झील, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, झील है। तो कुछ झील क्या हो जाएंगी दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ हो जाएंगी, यानी कि ये जो पिंक वाला है ये क्या हो जाएगा, ये झील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा। और जो ये येलो वाला है क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी। तो कुछ झीलों में नदियाँ हैं, कुछ झील नदी हो गई। अब आगे देखिए, सभी झरने नदियां हैं। जो सभी झरने हैं दोस्तों वो क्या हैं, नदियां हैं, यानी कि सभी झरनों का वेन डायग्राम किसमें बन जाएगा, नदी वाले में, ठीक है। ये जो आसमानी कलर वाला है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे झरना है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे झरना है। समझिएगा बात को, कुछ झीलों में नदियां हैं, तो कुछ झील क्या है दोस्तों, यहाँ पे नदी हो गई। सभी झरने नदियां हैं, तो सभी दोस्तों यहाँ पे झरना, यानी कि झरने का वेन डायग्राम नदी वाले के अंदर हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, क्या सभी झरने झीलें हैं, तो झरना कहाँ पे है दोस्तों, ये आसमानी वाला। झील कहाँ पे है, पिंक वाला। आप बताइए आसमानी और पिंक में क्या कोई भी टच है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ नदियाँ झरने हैं, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, कुछ नदियाँ झरने हैं। देखिए सभी झरने दोस्तों नदियों के अंदर है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सभी झरने नदियों के अंदर हैं, तो उसी झरनों में से कुछ तो नदियां होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि कुछ नदियां हैं। दोस्तों जब भी बड़े वेन डायग्राम को छोटा बनाने की बात होगी, यानी छोटे वाले के अंदर रखने की बात होगी, और रिलेशन यहाँ पे दोस्तों कुछ का होगा, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों सभी झरने नदियाँ हैं तो उन्हीं झरनों में से कुछ क्या हो जाएंगे, नदी हो जाएंगे। और कहा भी जा रहा है कुछ नदियाँ क्या हैं, झरने हैं। तो बी वाला इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अच्छा आगे भी चेक कर लीजिए, क्या कुछ झीलें झरने हैं। देखिए झील कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि पिंक वाला। झरना कहाँ पे, आसमानी वाला। देखिए पिंक वाले वेन डायग्राम में और आसमानी वाले में क्या कोई यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, यानी कि टच हुआ है थोड़ा बहुत भी, नहीं हुआ है। तो यानी कि हमारा सी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सभी नदियाँ झरने हैं। अच्छा इसको समझिएगा, कुछ नदियाँ झरने तो सही है, लेकिन सभी नदियाँ झरने क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते दोस्तों। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी नदियों का वेन डायग्राम झरने के अंदर नहीं है, बल्कि झरने के अंदर दोस्तों सभी झरनों का वेन डायग्राम किसके अंदर है, नदी के अंदर। तो सभी नदियां झरने नहीं हो सकते, बल्कि सभी झरने क्या हैं, नदियां हैं। और आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों सही हो गया, तो कुछ नदियां दोस्तों झरने हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी झरने क्या हैं,
नदियों के अंदर हैं, तो उन्हीं में से क्या हो जाएंगे, कुछ झरने नदी हो जाएंगे, तो बी वाला सही हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी बड़े वेन डायग्राम को छोटा बनाने की बात होगी और रिलेशन यहाँ पे दोस्तों सभी का होगा, तो ये हो जाएगा हमेशा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुछ नदियां झरने हैं, यही कथन हमारा या यही निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।